समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य कुछ कठिनाइयाँ संसार के दूर दराज के इलाके में आदिम जनजाति के बारे में अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी की तुलना में आधुनिक अमेरिकी समुदाय के विद्यार्थियों को विभिन्न विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले वह साक्षर लोगों के साथ कार्य कर रहा होता है। यह निश्चित है कि इसमें से कुछ और शायद अनेक लोग उनकी अनुसंधान रिपोर्ट को पढ़ेंगे जैसा कि मैंने किया। यदि वह भी उस जिले का नाम जहां उसने वास्तव में अध्ययन किया है बदल दें तो अनेक बाहरी व्यक्ति यह पता नहीं लगा पाएंगे कि वास्तव में यह अध्ययन कहाँ पर किया गया है। उस जिले के व्यक्ति वास्तव में जानते हैं कि वह उनके बारे में है तथा नाम बदलने के बावजूद भी उनसे व्यक्तियों की पहचान छिपाई नहीं जा सकती है। वे अनुसंधानकर्ता को जानते हैं तथा वह किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था यह भी जानते हैं तथा यह भी पता है कि विभिन्न समूहों में कौन कौन से व्यक्ति थे और उनकी त्रुटि की संभावना बहुत कम है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। वह अवश्य चाहेगा कि उसकी पुस्तक से उस जिले के लोगों को कुछ सहायता प्राप्त हो। कम से कम वह अवश्य चाहेगा कि इससे किसी भी प्रकार की हानि की न्यूनतम आशंका हो। वह इस संभावना को पूर्ण रूप से जानता है कि ऐसा होने से इस पुस्तक के प्रकाशन में कुछ व्यक्तियों को कठिनाई हो सकती है। विलियम फोर्टे व्हाइट, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, पेज 340। भारतीय समाजशास्त्र में ग्रामीण अध्ययन का महत्व। 1950 में अनेक भारतीय तथा विदेशी समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी ग्रामीण जीवन तथा समाज पर गहनता से कार्य करने लगे। गांव में जनजातीय समुदाय जिनका अध्ययन भारतीय मानव विज्ञानी द्वारा किया गया था की भूमिका निभाई। यह भी एक सीमित समुदाय था जो इतना छोटा था कि एक अकेले व्यक्ति का द्वारा इसका अध्ययन किया जा सकता था। ग्रामीण अध्ययन को कई कारणों से प्रमुखता मिली। मनोविज्ञान का संबंध अधिकांशतः आदिम समुदायों से होने के कारण औपनिवेशिक भारतीय राष्ट्रवादियों में यह लोकप्रियता नहीं था। अनेक शिक्षित भारतीयों का मानना था कि मानव विज्ञान जैसे विषयों में अनेक औपनिवेशिक पूर्वाग्रह शामिल हैं। अंततः समाजशास्त्री के लिए केवल जनजातियों का अध्ययन करने के स्थान पर गांव वालों का अध्ययन करना ज़्यादा स्वीकार्य तथा महत्वपूर्ण था। आरंभिक मनोविज्ञान तथा उपनिवेशवाद के बीच संबंधों पर भी प्रश्न पूछे जाने लगे क्योंकि कई क्षेत्रीय कार्य औपनिवेशिक साम्राज्यों में हुए। तथापि पद्धति शास्त्रीय कारणों के बजाय गांव पर किए गए अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को एक ऐसा विषय उपलब्ध कराया जो नए स्वतंत्र भारत में अत्यंत रुचिकर था। सरकार की रुचि विकासशील ग्रामीण भारत में थी। फलस्वरूप ग्राम उत्थान कार्यक्रम शुरू किए गए। शहरी शिक्षित भारतीय ग्रामीण जीवन में अत्यधिक रुचि ले रहे थे क्योंकि इनमें अधिकांश के ऐतिहासिक पारिवारिक संबंध ग्रामीण से थे। इससे बढ़कर गांव ऐसी जगह है जहां अधिकांश भारतीय रहते थे और अभी भी रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करने की विभिन्न शैलियाँ। 1950 तथा 1960 के दशक में भारतीय समाजशास्त्र में गांव के अध्ययन को महत्व दिया गया था क्योंकि इससे काफ़ी समय पहले एक मिशनरी दंपति विलियम तथा चार्लोट वाइनर ने, जो उत्तर प्रदेश के एक गांव में 5 वर्ष तक रहे, एक प्रसिद्ध ग्रामीण अध्ययन बिहाइंड मड वॉल्ट लिखा। वाइजर की यह पुस्तक उसने मिशनरी कार्य का एक उत्पाद थी। हालांकि 1950 के दशक के गांवों का अध्ययन विभिन्न कारणों से किया गया था। क्लासिकी सामाजिक
मानव विज्ञानी शैली मुख्य थी तथा इसके साथ जनजातीय सीमित समुदाय का स्थान गाँवों ने ले लिया था। इस तरह के क्षेत्रीय कार्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज में दिया गया। श्रीनिवास ने मैसूर के निकट एक गांव में एक वर्ष बिताया जिसे उन्होंने रामपुर नाम दिया। इस पुस्तक का शीर्षक यह बताता है कि श्रीनिवास द्वारा तैयार की गई क्षेत्रीय जानकारी आग में जल गई और उसने अपनी स्मरण क्षमता के आधार पर गांव के बारे में लिखना पड़ा। एक अन्य ग्रामीण अध्ययन वर्ष 1950 में एम.सी. दुबे द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन विलेज था। उस्मानिया विलेज में एक सामाजिक मनोविज्ञानी के रूप में दुबे एक बहुविषयक दल के सदस्य थे। उन्होंने सिकंदराबाद के निकट समीरपेट नामक एक गांव का अध्ययन किया। इस बड़ी सामूहिक परियोजना का उद्देश्य सिर्फ गांव का अध्ययन करना ही नहीं बल्कि उसका विकास भी करना था। दरअसल उनका उद्देश्य समीरपेट को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाना था जहां ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाने हेतु प्रयोग किए जा सकते थे। ग्रामीण अध्ययन की एक अन्य शैली वर्ष 1950 में किए गए कॉर्नेल विलेज स्टडी प्रोजेक्ट में दिखाई देती है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई परियोजना में अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों तथा भाषाविदों का एक समूह था जिन्होंने भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक गांवों का अध्ययन किया। ग्रामीण समाज तथा संस्कृति का बहुविषयक अध्ययन करने की यह अति महत्वपूर्ण शैक्षिक परियोजना थी। इस परियोजना में कुछ भारतीय विद्वान भी शामिल थे। ग्रामीण समाज तथा संस्कृति का बहुविषयक अध्ययन करने की यह अति महत्वपूर्ण शैक्षिक परियोजना थी। इस परियोजना में कुछ भारतीय विद्वान भी शामिल थे जिन्होंने कई अमेरिकियों की प्रशिक्षण में सहायता की तथा जो बाद में भारतीय समाज के प्रसिद्ध विद्वान बने। बहुविधि पद्धति तथा पद्धतियों का चयन, अनुसंधान पद्धतियों का वर्गीकरण, समाजशास्त्रियों द्वारा सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों के वर्गीकरण, यह श्रेणीकरण की विभिन्न शैलियाँ हैं। मुख्यतः उन्हें मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धतियों एवं विशिष्ट तथा समष्टि पद्धतियों में विभाजन किया जाता है। मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धति में अंतर परंपरागत है। मात्रात्मक पद्धति में मापने योग्य चरों की गणना की जाती है या घटकों को नापा जाता है, जबकि गुणात्मक पद्धति अत्यधिक अमूर्त पहलुओं जैसे कि मनोवृत्ति, भावनाओं इत्यादि का अध्ययन करती है। अनुसंधान पद्धतियों की विभिन्न शैलियों में एक शैली ऐसी भी हो सकती है जिसमें एक पद्धति परीक्षण किया जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करती है और दूसरी पद्धति परीक्षण न किए जा सकने वाले अर्थों, मूल्यों तथा अन्य व्याख्यानात्मक चीज़ों का अध्ययन करती है। पद्धतियों के वर्गीकरण का अन्य तरीका इनके बीच आंकड़ों के प्रकार के आधार पर अंतर करने का है। एक द्वितीय या पहले से उपलब्ध आंकड़ों पर निर्भर होती है, दूसरी नए से प्राथमिक आंकड़े बताती हैं। वर्गीकरण का एक अन्य तरीका व्यष्टि तथा समष्टि पद्धतियों को अलग करने का है। इनमें से पहली पद्धति में सामान्यतः एक अकेला अनुसंधानकर्ता होता है जो छोटे या घनिष्ठ परिवेश में कार्य करता है। समष्टि पद्धतियों वे हैं जो बड़े पैमाने पर अपने अनुसंधान, जिसमें अधिकांश संख्या में अन्वेषण तथा उत्तरदाता शामिल होते हैं, से संबंधित होते हैं। सामान्य पद्धति का चयन अनुसंधान के प्रश्नों की प्रवृत्ति, अनुसंधान के प्रयोजन, प्राथमिकताओं तथा समय और यह संसाधनों के प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। सामाजिक विज्ञानों में वर्तमान प्रवृत्ति विभिन्न अनुकूलन बिंदुओं में समान अनुसंधान समस्या पर बहुविध पद्धति का प्रयोग करना है। इसी में त्रिभुजन कहा जाता है। इस प्रकार
विभिन्न कोणों से अनुसंधान समस्याओं का विचार किया जाता है। इसमें परिणामों की समग्र गुणवत्ता बढ़ जाती है। अनुसंधान विधियों के प्रकार, शोध विषय और क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन के साधन, स्थानीय रेलवे व बस, अवलोकन के तरीके, अपेक्षित शिष्टाचार, स्थान साझा करना, सर्वे में समय के साथ परिवर्तन, अनुभव, कठिनाइयाँ आदि विचार, अभिलेखनीय परिवर्तन के इतिहास के लिए समाचार पत्र और अन्य स्रोत, साक्षात्कार में नियमित बनाम यथाकथा उपयोग वाली वस्तुओं के विचार, पुरुष और महिला आदि टिप्पणियों में केवल बड़े शहरों के लिए उपयुक्त है। घरेलू उपकरण, खाना पकाने के ईंधन, विधियों का उपयोग, पंखा, कूलर, एसी, आयरन, फ्रिज, अवलोकन करें तो उपयोग के प्रतिरूप, घरेलू श्रम विभाजन, लिंग संबंधी पहलू और सर्वे में विभिन्न प्रकार के उपकरणों से संबंधित दृष्टिकोण या स्मृतियाँ, अभिलेखनीय में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के लिए विज्ञान प्रतिरूप, साक्षात्कार में विभिन्न प्रकार के लोग विशिष्ट उपकरणों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। टिप्पणियों में लड़कों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह लड़कियों का विषय नहीं बनाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग, सड़क के किनारे, खाली भूमि आदि अवलोकन इसमें करें तो देखें कि विभिन्न इलाकों में समान खुले स्थानों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। सर्वे में विचार, विशिष्ट सार्वजनिक सेवाओं के विभिन्न उपयोगों पर विभिन्न वर्गों के लोगों का विचार, अभिलेखनीय में पिछले कुछ वर्षों में किसी विशेष स्थान का क्या क्या उपयोग होगा। साक्षात्कार में क्या विभिन्न सामाजिक वर्गों समूह के लोगों के पास स्थान के उपयोग के अलग अलग विचार हैं। टिप्पणी और सुझाव में सबसे अच्छा होगा कि आप उन परिचित विशिष्ट स्थानों पर जाएं जिनके बारे में लोग जानते हों और जिनसे उनका संबंध हो। विभिन्न आयु वर्ग के स्कूली बच्चों की बदलती आकांक्षाएं, इसमें अवलोकन उपलब्ध नहीं है, लेकिन सर्वे में लड़के और लड़कियों की विभिन्न पीढ़ियों के वयस्क स्मृति में अभिलेखनीय में अतीत से सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जैसे कि विषय आधारित संबंधी स्कूल निबंध। साक्षात्कार में एक समूह के उनके स्वयं के विकास के बारे में बात करें या विभिन्न आयु समूहों के बारे में बात करें। टिप्पणियों और सुझाव क्या है। साक्षात्कारकर्ता आपके अपने विद्यालय से नहीं होना चाहिए। सामाजिक जीवन में संचार के साधनों का स्थान, मोबाइल फ़ोन से लेकर सैटेलाइट टीवी तक। इसमें अवलोकन में देखिए कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल फ़ोन का किस प्रकार उपयोग करते हैं, इन उपकरणों का उनके जीवन में क्या स्थान है। और सर्वे में विभिन्न प्रकार के लोग कितनी टीवी देखते हैं और उनके पसंदीदा कार्यक्रम कौन से हैं। और अभिलेखनीय में किसी भी वर्तमान मुद्दे पर मीडिया कवरेज और सामग्री का विश्लेषण करें। और साक्षात्कार में फ़ोन आने के बाद पत्र लेखन में आई गिरावट के बारे में क्या सोचते हैं। टिप्पणी या सुझाव में इस मुद्दे पर पहले से ही निर्णय न लें, जैसा कि ये बहुत दुखद है कि पत्र लेखन में गिरावट आई है, पूछें, बताएं नहीं। सहभागी प्रक्षेपण अवलोकन। सहभागी प्रक्षेपण का आशय एक ऐसी विशेष पद्धति से जिसके द्वारा समाजशास्त्री उस समाज संस्कृति तथा उन लोगों के बारे में सीखता है जिसका वह अध्ययन कर रहा होता है। इस पद्धति में सर्वेक्षण या साक्षात्कारों जैसी प्रारंभिक आंकड़े एकत्र करने वाली अन्य पद्धतियों के विपरीत क्षेत्रीय कार्य में अनुसंधान के विषय के साथ लंबी अवधि की अंतःक्रिया शामिल होती है। सामान्यतः समाजशास्त्री या समाज विज्ञानी कई महीने, लगभग 1 वर्ष या कभी-कभी इससे ज़्यादा भी उन लोगों के बीच उनकी तरह बनकर व्यतीत करते हैं जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है। बाहरी अर्थात वहाँ का निवासी न होने के कारण मानव विज्ञानी को अपने आप को मूल निवासी की संस्कृति में उनकी भाषा सीखकर तथा उनके प्रतिदिन के जीवन निकट से सहयोगी बनकर उनमें ही मिलना पड़ता है, जिससे समस्त स्पष्ट एवं तथा अस्पष्ट ज्ञान और कौशल को प्राप्त किया जा सके जो कि अंदर के निवासियों के पास होता है।
सहभागी प्रेक्षण क्षेत्रीय कार्य का समग्र साक्ष्य समुदाय के जीने का संपूर्ण तरीका सीखना होता है। वास्तव में यह एक बच्चे के उदाहरण जैसा है जिसमें समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी से आशा की जाती है कि वह अपनाए गए समुदायों के बारे में प्रत्येक वस्तु ठीक उसी प्रकार संपूर्ण तरीके से सीखें जैसे कि एक छोटा बच्चा संसार के बारे में सीखता है। सहभागी प्रेक्षण को प्रायः क्षेत्रीय कार्य कहा जाता है। यह शब्द मूलतः वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि जैसे विशेष प्राकृतिक विज्ञानों की देन है। सहभागी प्रक्षेपण की सीमाएं। सहभागी प्रक्षेपण अंदर के व्यक्ति के दृष्टिकोण से जीवन की महत्वपूर्ण यह विस्तृत तस्वीर उपलब्ध कराता है। यह पद्धति अन्य कई अनुसंधान पद्धतियों से अलग है जो प्रायः संक्षिप्त और एवं जल्दी किए गए क्षेत्रीय दौरों पर आधारित होती है। आंतरिक दृष्टिकोण क्षेत्रीय कार्य करने के लिए दिए गए समय तथा प्रयास के बदले में प्राप्त होता है। क्षेत्रीय कार्य के प्रारंभिक प्रभावों में सुधार करने की गुंजाइश होती है जो कि प्रायः त्रुटिपूर्ण या पूर्वाग्रह युक्त हो सकते हैं। यह अनुसंधान को रुचि के विषय में हुए परिवर्तनों को जानने तथा विभिन्न परिस्थितियों और संदर्भों के प्रभाव में जानने में सहायता करता है। क्या आप जानते हैं सहभागी प्रक्षेपण को प्रायः क्षेत्रीय कार्य कहा जाता है। यह शब्द मूलतः वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि जैसे विशेष प्राकृतिक विज्ञानों की देन है। इन विषयों में वैज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में ही कार्य नहीं करते हैं बल्कि उन्हें अपने विषयों जैसे कि चट्टानों, कीटों, पौधों के बारे में जानने के लिए क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। अपनी प्रकृति के कारण क्षेत्रीय कार्य में लंबे समय तक चलने वाला तथा किसी एक अकेले अनुसंधानकर्ता द्वारा किए जाने वाला अनुसंधान निहित होता है। अंततः यह विश्व के एक छोटे से भाग को ही अनुसंधान में शामिल करता है। सामान्यतः यह एक अकेला गांव या छोटा समुदाय होता है। यह निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है कि मानव विज्ञानी या समाजशास्त्री द्वारा क्षेत्रीय कार्य के दौरान किए गए परीक्षण बड़े समुदायों में भी अधिक रूप से समान होंगे या फिर ऐसा अपवाद स्वरूप होता है। क्षेत्रीय कार्य पद्धति की एक अन्य महत्वपूर्ण सीमा यह होती है कि मनोविज्ञानी या समाजशास्त्री द्वारा सूचना का चयन और प्रस्तुति करते समय पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है। सामान्यतः क्षेत्रीय कार्य पद्धतियों की आलोचना एक पक्षीय संबंधों के कारण भी की जाती है जिस पर वे आधारित होती है। मनोविज्ञानी प्रश्न पूछते हैं तथा उत्तर प्रस्तुत करते हैं जो अध्ययन किए जा रहे समुदायों से प्रत्यक्ष आगत की कमी का कारण बन सकता है। उपयुक्त सीमाओं को हल करने के लिए कुछ विद्वानों ने संवादी प्रारूप बनाने का सुझाव दिया, अर्थात क्षेत्रीय कार्य के परिणाम के प्रस्तुतीकरण के तरीके जिनमें उत्तरदाता तथा लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण में विद्वान व्यक्ति के कार्यों का समुदाय की भाषा में अनुवाद तथा इस पर उनकी राय और उनके उत्तर को रिकॉर्ड करना शामिल है। यद्यपि इसमें निश्चित रूप से समाजशास्त्री अनुसंधान ज़्यादा विवादास्पद तथा अधिक कठिन हो जाएगा, परंतु दीर्घकालिक दृष्टिकोण के आधार पर यह महत्वपूर्ण भी हो सकता है क्योंकि इससे सामाजिक विज्ञान को आगे ले जाने में तथा इसे अधिक जनतंत्रीय बनाने में सहायता मिलेगी। सर्वेक्षण पद्धति एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त तथा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली समाजशास्त्रीय अनुसंधान तकनीकी है जो विभिन्न विषयों पर विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह केवल समाजशास्त्र तक सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न स्तर पर चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान लगाने, विपणन रणनीतियों को विकसित करने तथा जनमत या जनता के दृष्टिकोण का पता लगाने जैसे कई संदर्भों में भी उपयोग की जाती है।
ये किसी विषय पर सावधानीपूर्वक चयन किए गए लोगों के प्रतिनिधि समुच्चय से प्राप्त सूचना का व्यापक या विस्तृत दृष्टिकोण होता है। ऐसे लोगों को प्रायः उत्तरदाता कहा जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान पद्धति कई तरीकों से प्रक्रियाएं एकत्र करने में सहायक है, जिनमें व्यक्तिगत संबंधों के दौरान मौखिक प्रश्न, टेलीफोन पर बातचीत, लिखित प्रश्नावली और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप जैसे ईमेल, इंटरनेट शामिल हैं। सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में सर्वेक्षण का मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा जनसंख्या के केवल छोटे से भाग पर सर्वेक्षण करके इसके परिणामों में बड़ी जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। अंततः सीमित समय के प्रयास तथा धन के निवेश द्वारा सर्वेक्षण विस्तृत जनसंख्या के अध्ययन को संभव बनाता है। यही कारण है कि सामाजिक विज्ञानों तथा अन्य क्षेत्रों में यह अत्यंत लोकप्रिय पद्धति है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण प्रतिदर्श सिद्धांतों के माध्यम से सामान्यीकृत परिणाम प्रदान कर सकते हैं, जिससे छोटे नमूनों के आधार पर व्यापक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्वेक्षण के लिए प्रतिदर्श चयन की प्रक्रिया विशेषकर दो मुख्य सिद्धांतों पर निर्भर करती है, जो प्रभावी सर्वेक्षण अनुसंधान की आधारशिला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए उन्हें विस्तार से समझें। सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रभावी प्रतिदर्श। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में सभी महत्वपूर्ण उपसमूहों को पहचाना जाना चाहिए। साथ ही प्रतिदर्श में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अधिकतर बड़ी जनसंख्या एक समान नहीं होती, उनमें भी स्पष्ट उपश्रेणियां होती हैं। इसे स्तरीकरण कहा जाता है। उदाहरणार्थ भारत की जनसंख्या का अध्ययन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह जनसंख्या शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बटी हुई है, जो कि एक दूसरे से व्यापक रूप से अलग है। किसी एक गांव की जनसंख्या भी वर्ग, जाति, लिंग, आयु, धर्म या अन्य मानदंडों के आधार पर स्तरीकृत हो सकती है। संक्षिप्त से स्तरीकरण की धारणा हमें बताती है कि प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व दी गई जनसंख्या से सभी संबंध स्तरों की विशेषताओं को दर्शाने की क्षमता पर निर्भर है। किस प्रकार के प्रतिदर्शों को प्रासंगिक माना जाए, यह अनुसंधान के विशिष्ट उद्देश्य पर निर्भर है। उदाहरण के लिए धर्म के प्रति मनोवृत्ति के बारे में अध्ययन करते समय यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि सभी धर्म के सदस्यों को शामिल किया जाए। मजदूर संघों के प्रति मनोवृत्ति पर अनुसंधान करते समय कामगारों, प्रबंधकों तथा उद्योगपतियों को शामिल करना चाहिए। प्रतिदर्श चयन हेतु यांत्रिकीकरण सिद्धांत। प्रतिदर्श चयन का दूसरा सिद्धांत है वास्तविक इकाई अर्थात व्यक्ति या गांव या घर का चयन पूर्णतः अवसर आधारित होना चाहिए। इसे यांत्रिकीकरण कहा जाता है। आपने अपने गणित पाठ्यक्रम में संभाविता के बारे में पढ़ा होगा। संभाविता यह आशय घटना के घटित होने के अवसर या विशेषताओं से है। यह सिद्धांत संभावित प्रोबेबिलिटी की संभावना पर निर्भर करता है, जिसका आशय घटना के घटित होने के अवसरों से है। उदाहरण के लिए जब हम सिक्का उछालते हैं तो या तो वह चित की ओर पड़ता है या फिर पट की ओर। सामान्यतः सिक्कों में चिट या पट आने का अवसर यह संभावित लगभग एक समान है, अर्थात प्रत्येक का 50% होता है। वास्तव में जब आप सिक्का उछालते हैं तो दोनों में से कौन सी घटना होती है, अर्थात चित आता है या पट, यह पूरी तरह से अवसर पर निर्भर करता है, किसी पर नहीं। इस प्रकार के अवसरों को यादृच्छिक अवसर कहा जाता है। प्रतिदर्श को चुनने के समान विचार का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि प्रतिदर्श में चयन किए गए व्यक्ति या घर या गांव पूर्णतः
अवसर द्वारा चयनित हो, किसी अन्य तरह से नहीं। अंततः प्रतिदर्श में चयन होना किस्मत अर्थात भाग्य की बात है, जैसे कि लॉटरी जीतना यादृच्छिक है। यद्यपि यांत्रिकीकरण का एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि कोई सर्वेक्षण दल अपने प्रतिदर्श में केवल ऐसे गांव का चयन करता है जो हाईवे के निकट हो, तो यह प्रतिदर्श यादृच्छिक या संयोगवश न होकर उद्देश्यपूर्ण होते हैं। इस तरह से यदि हम अधिकतर मध्यम वर्गों के घरों या अपने जानकार घरों का चयन करते हैं, तो प्रतिदर्श पुनः उद्देश्यपूर्ण होते हैं। मुख्य बिंदु यह है कि जनसंख्या से संबंधित स्तरों का पता लगाने के बाद प्रतिदर्श घरों या उत्तरदाताओं का वास्तविक चयन पूर्णतः संयोग के आधार पर होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप में लॉटरी निकालना, पासे फेंकना आदि। इस उद्देश्य हेतु विशेष रूप से बनाई गई प्रतिदर्श नंबर प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान में सर्वेक्षण प्रतिदर्श का चयन किस प्रकार किया जाता है? मान लीजिए कि हम एक काल्पनिक अध्ययन पर विचार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य इस परिकल्पना का परीक्षण करना है कि भारत में एक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में छोटे और अधिक घनिष्ठ समुदायों में रहना बड़े अधिक और अनौपचारिक समुदायों की तुलना में किस प्रकार से अधिक अंतर सामुदायिक सद्भाव उत्पन्न करता है। प्रतिदर्श चयन की प्रक्रिया राज्य के सभी गांवों की सूची से प्रारंभ होती है, जो जनगणना के आंकड़ों से प्राप्त की जाती है। साथ ही इसकी जनसंख्या भी दर्ज होती है। अगला कदम यह निर्धारित करना होता है कि छोटे और बड़े गांवों को परिभाषित करने के लिए कौन से विशिष्ट मानदंड अपनाए जाएं। जो गांव इन श्रेणियों के अनुरूप नहीं होते, उन्हें इस अध्ययन के बाहर कर दिया जाता है। इसके पश्चात गांवों की सूची को छोटे और बड़े गांवों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक को समान महत्व देने के लिए छोटे और बड़े गांवों की सूची से क्रम से 10 गांवों का आंशिक रूप से चयन किया जाता है। उदाहरण के लिए लॉटरी प्रणाली के माध्यम से। इस प्रक्रिया में के परिणाम स्वरूप राज्य में 10 छोटे और 10 बड़े गांव का प्रतिदर्श तैयार होता है, जिसे अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रारंभिक परिकल्पना सही है या नहीं। हालांकि यह उदाहरण प्रक्रिया को सरल प्रस्तुत करता है, लेकिन वास्तविक अनुसंधान अध्ययन के अवसर उन्हें चरणों में प्रतिदर्श चयन और कई स्तरों के साथ जटिल डिजाइन शामिल होते हैं। इसके पश्चात भी मौलिक सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं। सावधानीपूर्वक चयनित छोटे प्रतिदर्श का उद्देश्य संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना होता है। वैज्ञानिक रूप से चयनित प्रतिदर्श के जनसांख्यिकीय गुण यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिदर्श की विशेषताएं उस जनसंख्या की विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से मिलती हों जिससे इसे लिया गया है। अनुसंधानकर्ता को सर्वेक्षण परिणामों की रिपोर्ट तैयार करते समय प्रतिदर्श के आकार, डिजाइन तथा त्रुटि की संभावनाओं का उल्लेख करना आवश्यक होता है। ये त्रुटियां अनुसंधानकर्ता की गलती से नहीं, अपितु इस बात से उत्पन्न होती हैं कि बड़ी जनसंख्या के लिए छोटे प्रतिदर्श का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान के लाभ और सीमाएं। लाभ। सर्वेक्षण अनुसंधान एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पद्धति है, जो कम समय और अनुसंधान के निवेश की एक बड़ी जनसंख्या का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। यहाँ प्रतिदर्श का आकार महत्वपूर्ण होता है, वहीं चयन की पद्धति भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण में लागत एवं व्यवहार्यता जैसे कारक प्रतिदर्श चयन के विषयों को प्रभावित करते हैं। जब जनगणना करना व्यवहार नहीं होता, तब सर्वेक्षण आवश्यक हो जाता है।
सर्वेक्षण का यह है लाभ। सर्वेक्षण का प्रमुख लाभ यह है कि वे व्यक्तिगत प्रक्रियाओं के बजाय सामूहिक प्रक्रियाओं के आधार पर एक समेकित तस्वीर प्रदान करते हैं। कई सामाजिक मुद्दों एवं समस्याओं को इस समेकित स्तर पर बेहतर रूप से समझा जा सकता है, जिसमें उन प्रवृत्तियों तथा प्रतिमानों का पता चलता है जो छोटे स्तर के अनुसंधानों में छूट जाती हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान की सीमाएं या हानियाँ। सर्वेक्षण अनुसंधान पद्धति में व्यापक विस्तार की संभावना होती है, जो विस्तार की गहनता के मूल्य पर प्राप्त की जाती है। उत्तरदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर व्यय किए जाने वाला समय सीमित होता है, जिससे विस्तृत डेटा एकत्र करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण से प्रायः अनेक अन्वेषण शामिल होते हैं, जिससे असंगत प्रश्न पूछने उन्हें रिकॉर्ड करने का जोखिम होता है। सर्वेक्षण प्रश्नों को सावधानीपूर्वक निर्मित करना आवश्यक है, क्योंकि इसका उपयोग करते समय सुधार के अवसर सीमित होते हैं। साथ ही सर्वेक्षणों में सामान्यतः अपरिचित लोगों के बीच अंतर्क्रिया होती है। अंततः शर्त होनी चाहिए कि समृद्ध प्रश्न संवेदनशील नहीं होने चाहिए। संवेदनशील या व्यक्तिगत प्रश्नों से सतर्क प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जिसमें गैर प्रतिदर्श त्रुटियां हो सकती हैं। सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बावजूद सर्वेक्षण प्रत्याशित समस्याओं के कारण जनसंख्या के विशेषताओं के भ्रामक अथवा गलत अनुमान दे सकते हैं। अंततः सर्वेक्षण की सफलता अन्वेषण तथा उत्तरदाताओं के बीच अंतर्क्रिया की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, जिससे उत्तरदाताओं की संभावना और सहयोग महत्वपूर्ण होता है। समग्र जनसांख्यिकी। लिंगानुपात में तीव्र गिरावट। हाल के दशकों में लड़कों की संख्या की तुलना में बहुत कम लड़कियां जन्म ले रही हैं तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह संख्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। लिंगानुपात। तरुण या बाल 0 से 6 वर्ष की आयु के 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या व्यक्त करता है। यह अनुपात संपूर्ण भारत में या अनेक राज्यों में दोनों में दशकों के दौरान तीव्रता से कम हो रहा है। यहाँ पर भारत के तथा चयन किए गए राज्यों में 1991, 2001, 2011 की जनगणना में किए गए औसत तरुण लिंगानुपात को दिया गया है। बाल लिंगानुपात एक ऐसा समग्र चर है जो तभी दिखाई देता है जब आप बड़ी संख्याओं की जनसांख्यिकी को मिलाते हैं, इकट्ठा रखते हैं। हम एक परिवार को देखकर नहीं बताते हैं कि समस्या इतनी विकट हो सकती है। किसी भी परिवार के लड़के तथा लड़कियों के समेकित अनुपात की क्षतिपूर्ति उन परिवारों के विभिन्न अनुपात में सदैव की जा सकती है, जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। जनसंख्या जैसी पद्धतियों के प्रयोग द्वारा यह बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करके ही पूरे समुदाय के कुल अनुपात की गणना की जाती है तथा समस्या का पता लगाया जा सकता है। 0 से 6 आयु समूह के प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या भारत में 1991 945 और 2011 में 914, पंजाब में 1991 में 875 और 2011 में 846, हरियाणा में 1991 में 879, 2011 में 830, दिल्ली में 866, गुजरात में 890, हिमाचल प्रदेश में 906। साक्षात्कार मूलतः अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच एक निर्देशित वार्ता होती है। हालांकि इसके साथ कुछ तकनीकी पक्ष जुड़े होते हैं। प्रारूप की साक्षरता भ्रामक हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता बनने के लिए व्यापक अनुभव तथा कौशल होना जरूरी होता है, जो उनकी अंतरक्रिया के दौरान एक लचीले प्रारूप प्रदान करता है तथा अंतरक्रिया के दौरान समायोजन की अनुमति देता है। यह पद्धति साक्षात्कार सर्वेक्षण के प्रयोग की गई संरक्षित प्रश्नावली तथा सहभागी प्रेक्षण
पद्धति की तरह पूर्ण रूप से खुली अंतरक्रिया के बीच स्थान रखती है। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रारूप का अत्यधिक लचीलापन है। प्रश्नों को पुनः निर्मित किया जा सकता है या अलग ढंग से बताया जा सकता है। साथ ही विषयों को अधिक गहराई से समझा जा सकता है। हालांकि यही लचीलापन उत्तरदाता की मनोदशा बदल जाने के कारण या फिर साक्षात्कार करने वाले की एकाग्रता में त्रुटि होने के कारण साक्षात्कार को कमज़ोर बना देता है। साक्षात्कार लेने की अनेक शैलियाँ। कुछ व्यक्ति अत्यंत असुरक्षित प्रारूप को प्राथमिकता देते हैं। उनमें वास्तविक प्रश्नों के स्थान पर विषय की जांच सूची ही होती है, जबकि अन्य व्यक्ति इसके संगठित रूप को वरीयता देते हैं, जिसमें सभी उत्तरदाताओं में विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। परिस्थितियों तथा वरीयता के अनुसार साक्षात्कार को रिकॉर्ड करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जिनमें वास्तविक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करना, साक्षात्कार के दौरान विस्तृत नोट तैयार करना या स्मरण शक्ति पर निर्भर करना और साक्षात्कार समाप्त होने पर इसे लिखना शामिल है। रिकॉर्ड करने वाले या इसी प्रकार के अन्य उपकरणों का बार बार प्रयोग करने से उत्तरदाता असामान्य महसूस करते हैं तथा इससे बातचीत में काफ़ी हद तक औपचारिकता आ जाती है। साक्षात्कार को प्रायः अन्य पद्धतियों के साथ अनुपूरक के रूप में विशेषतः सहभागी परीक्षण तथा सर्वेक्षणों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण सूचनादाता अथवा सर्वेक्षण उत्तरदाता के साथ साक्षात्कार में प्रायः किसी विषय की समग्र समझ बढ़ सकती है। साक्षात्कार की तीव्रता भिन्न हो सकती है। कुछ साक्षात्कार कई घंटों तक चलते हैं या विस्तृत विवरण एकत्र करने के लिए कई सत्रों में आयोजित किए जाते हैं। हालांकि साक्षात्कार की सीमा सीमित होती है और इसका बड़ी संख्या में लोगों के दृष्टिकोण को समाहित नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार की सफलता मुख्य रूप से अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के बीच विश्वास और सामंजस्य स्थापित करने पर निर्भर करती है। एक से अधिक पद्धतियों का सम्मिश्रण। आप एक ही शोध प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने के लिए पद्धतियों का सम्मिश्रण भी कर सकते हैं। वस्तुतः इस सम्मिश्रण को अपनाने के लिए अक्सर सिफारिश की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सामाजिक जीवन में समाचार पत्र और टेलीविज़न जैसे समाचार के साधनों की बदलती हुई स्थिति के बारे में शोध कर रहे हैं, तो आप सर्वेक्षण और ऐतिहासिक पद्धति को एक साथ अपना सकते हैं। सर्वेक्षण आपको यह बता देगा कि क्या हो रहा है, बता देगा कि आज क्या हो रहा है, जबकि ऐतिहासिक पद्धति से आपको यह पता चलेगा कि पहले पत्रिकाएं, समाचार पत्र अथवा टेलीविज़न के कार्यक्रम कैसे होते थे। यह बहुपद्धति दृष्टिकोण अनुसंधान किए जाने वाले विषय की अधिक समग्र समझ प्रदान करता है। परियोजना कार्य के लिए सुझाव। समाजशास्त्रीय अनुसंधान की व्यवहारिकताएं। अनुसंधान में संलग्न होना केवल इसे पढ़ने से काफ़ी अलग है। किसी प्रश्न को हल करने तथा व्यवस्थित रूप से साक्ष्य एकत्र करने का व्यावसायिक अनुभव अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव समाजशास्त्री अनुसंधान को रोमांचक संभावनाओं के साथ इसकी चुनौतियों से भी परिचित कराता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक अनुसंधान प्रश्न के लिए एक उपयुक्त अनुसंधान पद्धति की आवश्यकता होती है। एक ही प्रश्न को अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से हल किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक पद्धति प्रत्येक प्रश्न के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अनुसंधान प्रश्न को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के बाद अनुसंधानकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी उपयुक्त पद्धति का चयन करना होता है। यह निर्णय न केवल तकनीकी अनुकूलता अर्थात प्रश्न एवं पद्धति के बीच सामंजस्य द्वारा निर्देशित होना चाहिए, बल्कि इस व्यावहारिक
विचारों से भी प्रभावित होना चाहिए। उदाहरण के लिए उपलब्ध समय, संसाधन, लोग और सामग्री सहित तथा अनुसंधान को संचालित करने की विशिष्ट परिस्थितियाँ आदि। छोटी शोध परियोजनाओं के लिए संभावित प्रकरण एवं विषय। अधिकांश विषयों के लिए अधिकांश प्रणालियाँ अपनाई जा सकती हैं, लेकिन आपने जिस प्रश्न विशेष को चुना उसके लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली उपयुक्त होनी चाहिए। आप अनेक प्रणालियों का सम्मिश्रण भी कर सकते हैं। आइए कुछ विषय पर चर्चा करें, विचार करें जिनके आधार पर अनुसंधान विषयों के लिए प्रश्नों का चयन किया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन अनुसंधान का विषय सार्वजनिक परिवहन तथा लोगों के जीवन में इसकी भूमिका के इर्द गिर्द घूमता है। इस विषय के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख प्रश्न शोध का मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रासंगिकता और आवश्यकता। सार्वजनिक परिवहन का लोगों के जीवन में क्या महत्व है, इसे कौन उपयोग करता है और क्या यह समझने का प्रयास करता है कि सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी समस्याएं और मुद्दे क्या हैं। निर्भरता का स्तर। सार्वजनिक परिवहन उन लोगों की निर्भरता का विश्लेषण करना कौन सबसे अधिक इस पर निर्भर है तथा किन स्थितियों में सार्वजनिक परिवहन आवश्यक होता है। मुद्दे और चुनौतियों में सार्वजनिक परिवहन से संबंधित समस्याएं और चुनौतियों का अन्वेषण करना, जिससे भीड़, समयबद्धता, सुरक्षा और सेवाओं की विश्वसनीयता के मुद्दे। सामाजिक असमानताएं। यह जांच करना कि क्या सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और उसकी पहुंच सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। सार्वजनिक परिवहन के प्रति दृष्टिकोण। उन व्यक्तियों और समूहों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना जो सार्वजनिक परिवहन के व्यापक महत्व को नहीं समझते हैं। कस्बे या शहर में परिवहन के विशिष्ट साधनों जैसे तांगा, रिक्शा या रेलगाड़ी की शुरुआत और समाप्ति की जांच। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता। विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के बीच प्रतिस्पर्धा का आकलन करना, प्रमुख प्रतिद्वंदियों की पहचान करना और यह जानना कि उनकी प्रतिद्वंद्विता के पीछे क्या कारण है। भविष्य की संभावनाएं। सार्वजनिक परिवहन का भविष्य क्या होगा। क्या यह परिवहन साधनों के बंद हो जाने पर उनकी कमी महसूस होगी। इन प्रश्नों के माध्यम से अनुसंधान सार्वजनिक परिवहन के संबंध में मूल्यवान विवरण एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रदान कर सकता है, जो नीतिगत निर्णयों के लिए सहायक हो सकते हैं। सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका। इसके तहत संचार माध्यमों से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रश्नों को शामिल करेंगे। जनसंचार माध्यमों का विकास। जनसंचार माध्यमों जैसे कि टेलीविज़न, फिल्में, प्रिंट, रेडियो और इंटरनेट के विकास और समय के साथ समाज में सभी भूमिकाओं में परिवर्तन का अध्ययन करना। नई संचार तकनीकों तथा आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, इंटरनेट के प्रति लोगों की धारणाओं की जांच करना। यह अध्ययन इस तथ्य का आकलन करता है कि लोग इन प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार अपनाते हैं तथा इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। न्यू मीडिया की धारणा। उभरते हुए संचार माध्यमों जैसे मोबाइल फोन और इंटरनेट के प्रति जनमानस की धारणाओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यह शोध इस बात का विश्लेषण करता है कि ये प्रौद्योगिकियाँ किस प्रकार लोगों के जीवन में केंद्रीकृत हो रही हैं और इनका समाज पर क्या प्रभाव है। अवलोकन संबंधी विसंगतियाँ। लोगों की कथनी तथा उनके वास्तविक व्यवहार करने के बीच अंतर को समझने के प्रेक्षण का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ये जानना कि लोग कितने घंटे टेलीविज़न देखने के बारे में सोचते हैं, क्या वे वास्तव में उतने ही घंटे टेलीविज़न देखते हैं या उनके विचार से कितने घंटे टेलीविज़न देखना उचित होगा आदि। मीडिया प्रयोग के परिणाम। मीडिया
प्रारूपों में बदलाव के परिणामों का आकलन करना, यह पता लगाना कि क्या टेलीविज़न ने रेडियो और अखबारों के महत्व को कम कर दिया है। साथ ही यह विश्लेषण करना वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग किसी एक या अन्य माध्यम की तुलना में उसे को अधिक पसंद करते हैं। विचारणीय बिंदु है कि संचार किसी के सामाजिक जीवन और जीवन शैली को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह निर्धारित करता है कि दो समुदाय एक दूसरे के साथ कैसे वार्ता करते हैं, उनके बीच किस तरह का संबंध है। क्या आप सोच सकते हैं कि संचार की यह भूमिका विभिन्न संस्कृतियों वाले देशों के बीच कैसे संबंध प्रभावित किया है? मीडिया प्राथमिकताएं विभिन्न समूहों के बीच विभिन्न संचार माध्यमों जैसे फिल्में, किताबें, डिजिटल सामग्री के प्रति पसंद नापसंद का अध्ययन करना, यह समझना कि कौन से समूह किस प्रकार के मीडिया को अधिक महत्व देते हैं तथा इसके पीछे की क्या कारण है। इन प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से शोध यह स्पष्ट कर सकता है कि मीडिया समाज में किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा समय के साथ इसके उपयोग के प्रतिमान किस प्रकार परिवर्तित हो रहे हैं। यह शोध मीडिया के बदलते स्वरूप एवं समाज पर उनके प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। घरेलू उपकरण और साधनों ने घरेलू कार्य और परिवारों के भीतर श्रम के विभाजन पर गहरा प्रभाव डाला है। इस क्षेत्र में अनुसंधान निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित हो सकता है। घरेलू कार्य का विकास। घरेलू उपकरण का मतलब है कि वे सभी उपकरण जो घरेलू काम के इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि गैस, केरोसिन, अन्य प्रकार के स्टोव, मिक्सियाँ, विभिन्न खाद्य परिसाधन, फूड प्रोसेसर और ग्राइंडर, कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए बिजली या अन्य प्रकार की इस्त्रियाँ, कपड़े धोने की मशीनें, ओवन, टोस्टर, प्रेशर कुकर आदि। समय के साथ घरेलू कामकाज के साथ घर के भीतर कार्यों की प्रकृति को कैसे परिवर्तित किया है। यह अध्ययन घरेलू कार्य के संगठन तथा प्रक्रिया में आए बदलावों का विश्लेषण करेगा। अंतर पारिवारिक श्रम विभाजन। यह शोध करना कि इन उपकरणों को अपनाने से परिवारों के भीतर श्रम विभाजन पर क्या प्रभाव पड़ा है। उपयोगकर्ता जनसांख्यिकी इन उपकरणों का प्रयोग करने वालों की जनसांख्यिकी पर शोध करना तथा यह निर्धारित करना कि वे मुख्य रूप से पुरुष हैं या महिला, युवा हैं या वृद्ध, और वे अवैतनिक या अवैतनिक कार्य में संलग्न हैं। उपयोगकर्ता अनुभव और धारणाएं। उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण और भावनाओं का अध्ययन करना, यह निर्धारित करना कि क्या लोग इन उपकरणों को अपने कार्यों को आसान बनाने वाला मानते हैं। आयु संबंधित कार्य परिवर्तन। यह आकलन करना कि क्या घरेलू उपकरण के आने से घर के भीतर आयु संबंधी कार्यों में परिवर्तन हुआ है। साथ ही यह जांच करना कि क्या पहले की तुलना में अब युवा और वृद्ध व्यक्ति अलग अलग प्रकार के घरेलू कार्य करते हैं। इन पहलुओं का अध्ययन करके घरेलू उपकरणों के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकता है। सार्वजनिक स्थान का उपयोग। यह शोध विषय उन सार्वजनिक स्थानों जैसे खुला मैदान, सड़कों के किनारे की जगह या पैदल पटरी, आवासीय बस्तियों में खाली पड़े भूखंड, सार्वजनिक कार्यालयों के बाहर की खाली जगह आदि के बारे में है, जिसका उपयोग विभिन्न
विभिन्न तरह से किया जाता है। इस क्षेत्र में संभावित शोध के प्रश्न निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक स्थान के उपयोग की धारणाएं। यह जांच करना कि व्यक्तिगत रूप में लोग सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को कैसे देखते हैं। इसके अंतर्गत लोगों के दृष्टिकोण, विचार और भावनाओं का विश्लेषण करना कि वे इन स्थानों और उनमें होने वाली गतिविधियों को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। सार्वजनिक स्थानों का संसाधन मूल्य। यह अध्ययन एक बिंदु पर केंद्रित होगा कि किस हद तक सार्वजनिक स्थान विभिन्न लोगों के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक स्थान में परिवर्तन का प्रभाव। इस शोध के रूप में सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में होने वाले परिवर्तनों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है तथा यह निर्धारित किया जा सकता है कि इन स्थानों में होने वाला परिवर्तन आसपास के समुदाय को कैसे प्रभावित करता है। सार्वजनिक स्थान के उपयोग के समय के साथ आने वाला परिवर्तन। यह अध्ययन करना कि किसी विशिष्ट सार्वजनिक स्थान का उपयोग समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। सार्वजनिक स्थानों का संदर्भ और टकराव। इस शोध द्वारा सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले संघर्षों की जांच की जा सकती है। इसमें यह पता लगाया जा सकता है कि उपयोगकर्ता के बीच इन संघर्षों के क्या कारण हैं तथा इसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। इन शोध प्रश्नों का उत्तर देकर सार्वजनिक स्थानों की गतिशीलता तथा लोगों के जीवन में उनकी भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं। संपूर्ण जीवन में हमारी महत्वाकांक्षाएं सदा एक जैसी नहीं रहती हैं। अधिकांश लोग विशेष रूप से छोटी उम्र में अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। इस शोध के विषय के अंतर्गत यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कौन से हैं। क्या विभिन्न समूहों में इन परिवर्तनों का कोई विशेष स्वरूप है। यह शोध विषय जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों की आकांक्षाओं और लक्ष्यों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। इस क्षेत्र में संभावित शोध दिशा निर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, आयु समूहों में बदलती आकांक्षाएं। विभिन्न आयु वर्गों जैसे कि कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों के समय के साथ आने वाले बदलावों का विश्लेषण करना। लिंग भेद। यह अध्ययन करना कि क्या लड़कों और लड़कियों के बीच आकांक्षाओं के विकास और उनमें होने वाले बदलावों को कोई उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। माता पिता की पृष्ठभूमि। व्यक्तियों की आकांक्षाओं तथा उनके लक्ष्यों को आकार देने में माता पिता की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की भूमिका विश्लेषण करना। स्कूल और स्कूल के बाद के वर्षों में आकांक्षाओं में आने वाले परिवर्तन की तुलना करना। स्कूल शिक्षा के दौरान महत्वाकांक्षाओं में होने वाले परिवर्तनों की तुलना औपचारिक शिक्षा पूर्ति करने के बाद की आने वाली आकांक्षाओं से करना। वयस्कों के अनुभव पर आधारित आत्मचिंतन। वयस्कों से यह जानकारी एकत्र करना कि उनके स्कूली जीवन के दौरान उनकी आकांक्षाओं का विकास कैसे हुआ तथा उनकी उम्र बढ़ने के साथ उनकी आकांक्षाओं में क्या परिवर्तन हुए। यह अनुभवी दृष्टिकोण से महत्वाकांक्षाओं के दीर्घकालिक विकास को समझने में मदद करेगा। इन आयामों का शोध करने से महत्वाकांक्षाओं के विकास की जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझने तथा विभिन्न आयु समूहों, लिंग और सामाजिक पृष्ठभूमियों के बीच प्रवृत्तियों एवं प्रतिमानों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। निष्कर्ष रूप में कहें तो इस प्रकार समाजशास्त्रीय अनुसंधान विभिन्न पद्धतियों और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है जो समाज और मानव व्यवहार को समझने के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन या सामग्री विश्लेषण जैसी अनेक पद्धतियाँ हमारे सामाजिक जगत की जटिलताओं में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं
जब इन विधियों का समायोजन किया जाता है तो यह जटिल सामाजिक घटनाओं की समग्र और व्यापक समझ विकसित करने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार इस शोध अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान एक गतिशील और निरंतर विकास होने वाली प्रक्रिया है जो समय के साथ नए प्रश्नों और चुनौतियों को चिन्हित करती है। यह कठोर अनुसंधान पद्धतियाँ आलोचनात्मक चिंतन और मानव समाज की जटिलताओं के प्रति गहन जिज्ञासा पर आधारित है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय अनुसंधान हमारे समाज की जटिल चुनौतियों को समझने और उनका समाधान निकालने में सहायक सिद्ध होता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जनगणना यह व्यापक सर्वेक्षण जिनमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। वंशावली एक विस्तृत वंश वृक्ष जो विभिन्न पीढ़ियों के सदस्यों के पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है। गैर प्रतिदर्श त्रुटि पद्धतियों के प्रयोग और प्रारूप के कारण सर्वेक्षण परिणामों में हुई त्रुटियां संभाविता जनसांख्यिकीय अर्थ में किसी घटना के घटित होने या न होने की संभाविता प्रश्नावली साक्षात्कार या सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्नों की लिखित सूची यांत्रिकीकरण यह निश्चय सुनिश्चित करने की कोई घटना किसी प्रतिदर्श में किसी विशेष वस्तु का चयन विशुद्ध रूप से केवल अवसर पर ही निर्भर हो न कि किसी अन्य पर प्रतिबिंबिता। एक अनुसंधानकर्ता की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह स्वयं का प्रेक्षण और विश्लेषण करता है। प्रतिदर्श एक बड़ी जनसंख्या में से लिया गया उपभाग या चयनित हिस्सा जो उस बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिदर्श त्रुटि ऐसी त्रुटि जिसे सर्वेक्षण के परिणामों में बचा नहीं जा सकता क्योंकि यह समग्र जनसंख्या पर आधारित होने के स्थान पर सिर्फ एक छोटे प्रतिदर्श से प्राप्त जानकारी पर आधारित होती है। स्तरीकरण सांख्यिकी अर्थ के अनुसार जनसंख्या के संबंधित आधारों जैसे लिंग, स्थान, धर्म इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों में उपविभाजन सत्तावाद समाज की वह व्यवस्था जो अपनी वैधता लोगों से प्राप्त नहीं करती है। यह सरकार का प्रजातांत्रिक या गणतंत्री स्वरूप नहीं होता है। संतति निरोध गर्भधान और शिशु जन्म को रोकने के लिए गर्भ निरोध उपायों का प्रयोग करना। पन्नीकरण यह एक पन्नेतर यानी कि गैर पन्य वस्तु यानी ऐसी वस्तु जिसे बाजार में खरीदा और बेचा ना जा सकते का पण्य के रूप में रूपांतरण। उपभोग उन लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उपभोग जिन्होंने उसे खरीदा है।